कि जो कांग्रेस है वो न केवल आपकी एक तरीके से उसने स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा या स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण तरीके से भाग लिया, बल्कि वो एक तरीके से सोशल रिवॉल्यूशन भी लाना चाहती थी। सोशल इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन के तरीके वो अपना कर और समाज में जो संसाधनों का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना चाहती थी। तो उसके लिए चाहे 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें जो बात हुई, या 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें, या 1931 के कराची अधिवेशन में, समाजवादी मूल्यों के प्रति कांग्रेस ने अपने आप को प्रतिबद्ध माना। अब जब पहला संविधान संशोधन लाया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान बनाया था, वो ही उनके सामने ही ये फर्स्ट अमेंडमेंट पेश किया जा रहा था। और फर्स्ट अमेंडमेंट की आप देखेंगे कि उसमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। और फर्स्ट अमेंडमेंट से पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और इसके अलावा जो 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है उसने कहा कि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो धन है या जो वेल्थ है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, न कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉवर्टी किया जाए। ये और सरकार प्राइवेट इंटरप्राइज को ऑपरेट करने के लिए इसी शर्त पर अनुमति देगी कि वो इस तरीके से जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है उसमें भाग ले, और जो सरकार के द्वारा अन्य उद्योगों का संचालन किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि बिल्कुल स्पष्ट था कि सरकार की नीति अब ये थी कि जो पैराडाइम है, जो ओवर द इयर्स कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और कांग्रेस ने जिन चीजों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी, तो उसमें यह था कि अब पैराडाइम है वो मोर और लेस सोशलिज्म की तरफ जाएगा, और उसके साथ में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो कंट्री का चलता रहेगा। अब जब पहला संविधान संशोधन है उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो भूमि सुधार कानून हैं, जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है, विभिन्न राज्यों ने अपने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवैध घोषित किया। और इसके अलावा जो गोपालन केस में जो पर्सनल लिबर्टी की जिस तरीके से व्याख्या की गई, वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस समय की, उसको वो अच्छा नहीं लगा। और इसके अलावा जब और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उसके बीच में ही हुआ कि जो रोमेश थापर केस है, रोमेश थापर वर्सेस मद्रास स्टेट 1950 का केस है, उसमें जो मद्रास उच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही अलग तरीके से उसने डिफाइन करा, और अलग तरीके से मतलब कि उसके ऊपर कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं किए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा फर्स्ट शेड्यूल जोड़ी गई, और आपका जो पर्सनल लिबर्टीज है आर्टिकल 19 में, उसको कर्टेल करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। और जब फर्स्ट अमेंडमेंट जब लाया गया तो उसका इसलिए ज्यादा विरोध नहीं हुआ क्योंकि जो मुख्य भूमिका में, क्योंकि मुख्य भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने भी निभाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो वो शायद ये कहने की स्थिति में थे कि हम लोगों ने ये अजम्पशन नहीं किया था कि आने वाले समय में न्यायालयों का जो रुख है वो क्या होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि न्यायालयों का रुख पूरी तरह से पहले जो संविधान संशोधन के पहले का जो घटनाक्रम है उसमें आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से एकदम स्पष्ट था कि न्यायालय पर्सनल लिबर्टी को लेकर या जो लोगों की पर्सनल जो उनके अधिकार हैं, चाहे वो संपत्ति का अधिकार है, और आप देखेंगे कि ये संपत्ति, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये संपत्ति का अधिकार बहुत सालों तक या आने वाले सालों तक एक डिबेट का विषय रहा। क्योंकि
उसमें बहुत सारे जो टेनेंसी एक्ट लाए गए या जमींदारी उन्मूलन के संबंधित अधिनियम लाए गए, उसमें क्योंकि उसमें एक सीलिंग